Hello students, today I discussed about integrals. इंटीग्रल्स जो चैप्टर है वो हमारा कैलकुलस का पार्ट है। कैलकुलस में दो पार्ट होते हैं, एक हमारा डिफरेंशिएशन होता है और दूसरा जो है इंटीग्रल्स होता है। तो पहले हम इन डिफरेंशिएशन पे थोड़ा सा फोकस करते हैं, थोड़ा सा हमारा रिवीजन हो जाएगा तो इंटीग्रल हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा डिफरेंशिएशन पर फोकस करते हैं। डिफरेंशिएशन है क्या? डिफरेंशिएशन इज द यूज टू फाइंड द स्लोप ऑफ कर्व। किसी कर्व का हम स्लोप फाइंड करते हैं किसमें? डिफरेंशिएशन में। और अगर हम ऐसे इसको लॉजिकली समझें तो किसी, जैसे मान लीजिए आपके पास एक पेन है। अब पेन, आपके पास जो पेन है उसको हमें कई पार्ट में डिवाइड करना है। अब उसको हम डिवाइड जिस प्रोसेस से करेंगे वो प्रोसेस हमारा डिफरेंशिएशन कहलाता है। और अगर डिवाइड कर दिए और उस डिवीज़न को अब हमें ऐड करना है तो वो हमारा प्रोसेस क्या कहलाएगा? इंटीग्रेशन कहलाएगा। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन में पढ़ते हैं। अब कैसे आप करते थे, स्लोप अगर फाइंड करना था तो कैसे फाइंड करते थे वो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं और वहाँ से हम समझने की कोशिश करते हैं इंटीग्रल्स को। चलिए, तो जैसे मान लीजिए आपको एक ग्राफ दिया रहता था ऐसा। अब इसमें आपको मान लीजिए इस पॉइंट पर क्या स्लोप फाइंड करना था। ये पॉइंट सपोज दैट पी है। अब यहाँ स्लोप फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होता था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस से आप इसका स्लोप फाइंड करते थे। तो स्लोप यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस से फाइंड करते थे तो ये आपका क्या बन गया? ये पूरा इसका टेंजेंट तो बना नहीं, ये आपका क्या सेकेंड में आ गया। तो ये सेकेंड हो गया। थोड़ा सा और अगर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, इन दोनों पॉइंट को अगर हम थोड़ा सा और क्या करें, आगे बढ़ाएं किस पी पॉइंट की तरफ। अगर इन दोनों पॉइंट को पी पॉइंट की तरफ बनाएं, मीन्स पी पॉइंट का नेबरहुड पॉइंट लें हम, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा पॉइंट थोड़ा सा और पास आएगा और पास आएगा, फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा? एक टेंजेंट बन जाएगा। ये जो टेंजेंट बनेगा यही हमारा क्या होता है? इसका स्लोप होता है। तो ऐसे हम यहाँ पर स्लोप फाइंड करते थे। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसको और नज़दीक से। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपको इसका स्लोप फाइंड करना था तो एक प्रोसेस और होता था। स्लोप आप कैसे फाइंड करते थे? ये x2 हो गया, ये x1 पॉइंट हो गया। इसका स्लोप आपको फाइंड करना था तो आप यहाँ पर ये क्या हो गया? ये आपका y2 हो गया और ये पॉइंट जो है आपका क्या हो गया? y1। अब इसका अगर स्लोप फाइंड करना होता था तो आप फाइंड करते थे स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। ये इसका स्लोप हो जाता था। अब यहाँ से थोड़ा सा देखेंगे हम कि y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। तो यह डिफ्रेंसिएशन है। तो डिफ्रेंसिएशन में क्या दो वर्ड यूज़ हुए हैं? देखिए, एक क्या? डिफरेंस। तो डिफरेंस आप जानते हैं, पहला वर्ड क्या हुआ है यूज़? डिफरेंस हुआ है। और दूसरा वर्ड जो है यूज़ हुआ है वह क्या हुआ है? डिवीज़न। ये देखिए डिवीज़न का साइन है, ये डिफरेंस का साइन है। तो दो वर्ड हमारे यूज़ हुए हैं। कौन कौन से? एक डिफरेंस, एक हमारा हुआ है डिफरेंस, और दूसरा क्या हुआ है हमारा? डिवीज़न। ध्यान दीजिएगा, एक हमारा डिफरेंस है, दूसरा हमारा डिवीज़न है। ये दो वर्ड हमारे क्या हो गए हैं? इसमें यूज हुए हैं। अब आगे देखते हैं, अब बात करते हैं हम इंटीग्रल की। इंटीग्रल में हम क्या करते हैं? इंटीग्रल बेसिकली हमारा यूज़ हुआ है, फाइंड आउट इसलिए हुआ है हमें एरिया फाइंड करने के लिए। अब एरिया फाइंड करने के लिए हम इंटीग्रल्स का यूज़ करते हैं। सपोज दैट एक ग्राफ मिल गया आपको। अब इस ग्राफ का एक्स एक्सिस पे एरिया आपको फाइंड करना है इस रीजन का। ये रीजन मिल गया आपको, इस रीजन का एरिया फाइंड करना है। अब आप कैसे करेंगे इस रीजन के एरिया फाइंड? तो क्वेश्चन आता है कि इस रीजन का अगर आपको एरिया फाइंड करना है तो आप कैसे करेंगे? तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए आपको एक रेक्टेंगल बनाना होगा। अगर रेक्टेंगल आप बना ले रहे हैं इस पॉइंट पे, तो ये x2 है, ये x1 है। इसका जो विड्थ हो गया वह क्या आ गया? x2 माइनस x1, और जो लेंथ है वह आपका यह y1 हो गया। तो यहाँ अगर y1 आपका क्या हो गया? इसका लेंथ,
और विड्थ आपको पता हो गया तो आप इसका क्या लेंथ इंटू विड्थ से आप फाइंड कर सकते हैं इस रेक्टेंगल का एरिया। बट ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसका आप एरिया नहीं फाइंड कर पाए, मीन्स क्या एरर आ गया, एरर आपका थोड़ा ज़्यादा ही आया। अब नेक्स्ट दूसरा प्रोसेस अप्लाई किए। दूसरा प्रोसेस हम ऐसे अप्लाई किए कि समझ लीजिए ये हमारा कर्व था, ये हमारा क्या था, कर्व था, और इससे हम क्या एरिया फाइंड कर रहे थे। और इससे हमारा एरिया फाइंड करने में क्या हुआ कि हम इसमें 4 रेक्टेंगल बना लिए। और 4 रेक्टेंगल बनाए तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल ये बन गया, दूसरा रेक्टेंगल हमारा ये बन गया, तीसरा हमारा ये बन गया, और चौथा रेक्टेंगल जो है ये बन गया। ऐसे हमारे 4 रेक्टेंगल हो गए। अब 4 रेक्टेंगल का सबका हमने अलग अलग विड्थ ले लिया और सेम विड्थ ले लिए, अलग अलग हमारे का लेंथ हो गया सबका, और इसका भी हम एरिया फाइंड कर लिए। लेकिन एरर क्या हो गया, इसमें भी आया हमारा एरर, लेकिन ये एरर पहले वाले के एरर की अपेक्षा क्या था, कम था। अब अगर कंपैरिजन करें पहले वाले एरर से तो पहले में ज़्यादा एरर था, इसमें क्या है थोड़ा कम एरर आ रहा है। मतलब अब हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि हम जितना ज़्यादा स्ट्रिप बनाएंगे, मीन्स जितना ज़्यादा रेक्टेंगल बनाएंगे उतना ही कम एरर आएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो अब हम अधिक से अधिक जिस भी कर्व का हमें अगर एरिया फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म करेंगे। सपोज दैट इस कर्व का आपको क्या एरिया फाइंड करना है तो इसमें हम क्या करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगल को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, मीन्स फॉर्म करेंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगल हमने इसमें फॉर्म कर दिया। आपको पता है कि जो कर्व है वह कर्व जो है वह पाथ ऑफ पॉइंट से बना है, मीन्स पॉइंट के ही फॉर्मेशन से आपका जो है कर्व बना है। तो अब सपोज दैट एकदम नियरेस्ट पॉइंट को हम ले रहे हैं, एक एक पॉइंट को से हम लाइन को ड्रा कर ले रहे हैं, तो क्या इनफाइनाइट मेनी रेक्टेंगल्स बना दे रहे हैं, मीन्स मतलब इनफाइनाइट रेक्टेंगल बना रहे हैं। सपोज दैट अब यहाँ पर हम चल रहे हैं, बता रहे हैं आपको कैसे। अब जितना भी रेक्टेंगल हम बना लिए हैं उसका एरिया का सम हमें करना होगा। सभी रेक्टेंगल है आपको पता है। अब चलिए लेके चलते हैं हम। अब सबका जो है विड्थ हमने dx ले लिया है, मीन्स बहुत ही माइनर, अगर बहुत ही छोटा अगर हम कुछ लेते हैं तो उसको d से डिनोट करते हैं। तो पहले का लेंथ y1 है और विड्थ क्या हो गया dx, दूसरे का y2 लेंथ ले लिए और विड्थ आपका dx हो गया। सबका dx ही है क्योंकि एक एक पॉइंट पे हम इसको लिए हैं और ये हमारा फॉर्मेशन हो रहा है। हमने कितना बना लिया, मीन्स yn dx, इतना हमने फॉर्मेशन कर लिया और टोटल एरिया हमारे कर्व का आ गया ये। आपको पता है कि जो हम सम करते हैं तो उसको जनरली हम राइट करते हैं किससे, समेशन से। ये साइन है समेशन का, तो समेशन अब n इक्वल टू 1 टू कितना, अब n सपोज दैट हम क्या इनफाइनाइट कर लेते हैं, यह इनफाइनाइट तक है। कितना हम रेक्टेंगल उसमें बना रहे हैं, वह इनफाइनाइट रेक्टेंगल हम फॉर्म कर रहे हैं। अब ये क्या yn dx, इसको हम रिप्रेजेंट कर दिए। अब इस साइन को, इस समेशन के साइंस को हम कैलकुलस में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीग्रेशन के मार्क से, इस मार्क से। तो इस मार्क को अब हम राइट कर देंगे क्या, y इंटू dx। अब ये हमारा क्या आ गया, यह हमारा इंटीग्रेशन आ गया। यह किसी भी कर्व का एरिया आप इससे फाइंड कर सकते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। अब ये इंटीग्रेशन आपको समझ में आ गया। अब इसमें 2 पार्ट हम और देखते हैं आपको। इंटीग्रेशन में देखिए, इंटीग्रेशन में 2 चीज़ आपको क्या मिलता है, यहाँ पर थोड़ा सा हम बता देते हैं। तो 2 चीज़ पहले आपने देखा था, वहाँ पर याद करिए, मैंने बताया कि डिफ्रेंशिएशन में जो है, डिफ्रेंशिएशन में आपको मिला था डिफरेंस, सबसे पहले ही बताए थे, डिफरेंस मिला था और क्या डिवीज़न मिला था, डिवीज़न। और यहाँ पर क्या मिला, इंटीग्रेशन में आपको क्या मिला,
इंटीग्रेशन में अगर हम बात करें तो आपको लेंथ और ब्रेथ का क्या मल्टीप्लाई करना था, तो यहाँ पर क्या मिला, और उसके बाद जितने भी रेक्टेंगल आते थे सबका सम करना था। तो डिफरेंस की जगह आपको एडिशन मिला, यहाँ पर डिफरेंस की जगह पे एडिशन मिला, और प्लस डिवीजन की जगह पे रेक्टेंगल का आप मल्टीप्लाई उसमें करते थे, क्या करते थे, लेंथ इंटू ब्रेथ का मल्टीप्लाई करते थे ना, तो बस वही क्या हो गया, या मल्टीप्लिकेशन मिल गया आपको। मतलब आपको डिफ्रेंसिएशन का अपोजिट क्या मिला, एडिशन, सॉरी डिफरेंस का अपोजिट आपको एडिशन हो गया, मिल गया, और डिवीज़न का अपोजिट आपको क्या मिल गया, मल्टीप्लिकेशन। मतलब आप देख रहे हैं डिफ्रेंसिएशन इज द जस्ट इनवर्स ऑफ द इंटीग्रेशन, मीन्स डिफ्रेंसिएशन जो है वह इनवर्स प्रोसेस क्या किसका है, इंटीग्रेशन का। ये इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन। अब इसको आप राइट कर सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन is inverse process of differentiation। ठीक है, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन, ये पहले आपने प्रूफ कर दिया। अब देखिए थोड़ा सा हम आपको एनसीईआरटी में भी दिखा देते हैं कि डिफ्रेंसिएशन जो है वह इनवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन होता है, या इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा है एंटी डेरिवेटिव, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो फर्दर द इंफॉर्मेशन ऑफ द गिव्स ऑल दिस एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड द इनडिफिनिट इंटीग्रल। फिर से देख लीजिए, ऑल द एंटी डेरिवेटिव जितने भी होते हैं वह उसको हम क्या बोलते हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रल्स। चलिए, तो ये हमारा समझ में आ गया प्रोसेस कि कैसे यह क्या होता है, डेरिवेटिव का इन्वर्स प्रोसेस हमारा इंटीग्रल होता है, या कैसे हमें समझ में आ गया, ये इस टाइप से हमें पूरा क्लियर हो गया, ग्राफ से हमने लेकर आपको समझा दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा एक फंक्शन लेते हैं। सपोज दैट हमने एक फंक्शन ले लिया y1, ठीक है। अब y1 अगर हम फंक्शन ले रहे हैं कोई, और इसका क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो सपोज दैट हमारा y2 क्या आ रहा है, इसका डेरिवेटिव y2 आ रहा है। अब क्या कर रहे हैं, इसको हम क्रॉस मल्टी मतलब इसको हम dx को उस साइड लेके जा रहे हैं, यहाँ d हो गया, यहाँ y1 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया हमारा y2 dx। अब दो बोथ साइड हम इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, तो यहाँ से d क्या होता है, हट जाता है। जब सम हम करते हैं तो d पार्ट हट जाता है, मतलब बहुत छोटा छोटा जो पार्ट है वह हट के बड़ा हो जाता है, मीन्स हमारा y1 आ गया। ठीक है, इक्वल टू कितना आ गया, y2 dx, इंटीग्रेशन ऑफ y2 dx। मतलब y2 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, ध्यान दीजिए, y2 का यदि इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो y1 आ रहा है, और y1 का अगर हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, y2। ध्यान दीजिए, जस्ट इनवर्स प्रोसेस है। y1 का डेरिवेटिव जो है वह y2 है, और y2 का इंटीग्रेशन जो है वह क्या है, y1 है। मतलब जस्ट इनवर्स प्रोसेस आपका हो रहा है, यहाँ पर आपने प्रूफ कर दिया यहाँ पर कि ये इनवर्स प्रोसेस हो रहा है। अब अगर ये इनवर्स हो रहा है तो हम आपको देखते हैं कुछ फंक्शन पे। अब फंक्शन में डिराइव करते हैं कि कैसे इन्वर्स हो रहा है, देख लेते हैं कि सभी फंक्शन सच में इन्वर्स हैं कि नहीं। चलिए सपोज दैट एक ले ले रहे हैं, हमको जिसका अगर डेरिवेटिव पता है तो उसका हमें इंटीग्रेशन पता हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले साइन एक्स का हम जानते हैं, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन हमें पता है। ऐसे देखते हैं, साइन एक्स का हमें डिफ्रेंसिएशन पता है, तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस एक्स। क्यों जी, कॉस एक्स होता है, तो साइन एक्स का जब कॉस एक्स होता है तो डी एक्स हम उस साइड कर सकते हैं, तो डी साइन एक्स और इक्वल टू क्या हो गया, कॉस एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेशन इसका कर दे रहे हैं हम, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, साइन एक्स इक्वल टू क्या हो गया हमारा, यह इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स।
मतलब cos x dx का इंटीग्रेशन जो होगा वह sin x होगा, और आप जानते हैं कि sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। यहाँ पर भी हमने देख लिया कि जस्ट इन्वर्स हो रहा है, आपका जितना भी डेरिवेटिव है उसका इन्वर्स आपका क्या होता है, इंटीग्रेशन। चलिए नेक्स्ट e टू द पावर x का भी जैसे आप देख सकते हैं, e टू द पावर x का मीन्स एक्सपोनेंशियल है, तो e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होगा। अब चलिए लास्ट में हम एक देख लेते हैं, फाइनल लास्ट में, कि जब हम करते हैं x टू द पावर n का डिफ्रेंसिएशन तो होता क्या है, n x टू द पावर n-1, आपको पता है। अब जब इसी का हम क्या करने लगेंगे, इसी टाइप से, इसका नहीं बताते हैं, इसी टाइप से जब हम इसके अपोजिट करने लगेंगे इंटीग्रेशन किसका, x टू द पावर n का, तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पर हम x पावर n का कर रहे थे डेरिवेटिव, तो हमारा n x पावर n-1 आ रहा था। यहाँ पर क्या होगा, जब हम x पावर n का फाइंड करेंगे तो x टू द पावर n+1 अपान n+1 आएगा। मतलब x टू द पावर n का इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो x पावर n+1 अपान n+1 आएगा। यह क्यों आएगा, देखिए, अगर हम यदि n x टू द पावर n-1 का इंटीग्रेशन फाइंड करें तब तो हमारा ये आएगा x टू द पावर n, ठीक है। लेकिन यदि हम इसका x पावर n का इंटीग्रेशन फाइंड करें, x पावर n का, तो हमारा इतना आएगा, क्योंकि 1 पावर हम क्या कर रहे हैं इसमें, x टू n टू दी n-1 के जगह हम क्या यूज़ कर रहे हैं, n यूज़ कर रहे हैं। तो n यूज़ कर रहे हैं मतलब एक हम ज़्यादा ले रहे हैं, तो एक नंबर अगर ज़्यादा ले रहे हैं तो यहाँ पर इसीलिए हमारा क्या आ जा रहा है, x टू द पावर n+1 अपान n+1, इधर हम एक नंबर ज़्यादा ले रहे हैं। पता है n-1 है तो n-1 की जगह क्या ले रहे हैं, n+1, मतलब n-1 की जगह हम n ले रहे हैं। बात समझ में आया। चलिए, तो ये हमारा क्लियर हो गया, जस्ट इन्वर्स प्रोसेस है। अब इन्वर्स प्रोसेस में अब आगे हम देख लेते हैं कि थोड़ा सा एक फंक्शन पे लेके चलते हैं। सपोज दैट एक हमारा फंक्शन है जो x² है, इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो x² का डेरिवेटिव हमने फाइंड किया 2x। और आप इसमें क्रॉस मल्टी आप देखें इसको, तो इसको अगर करके हम देखें तो क्या आ जा रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx इक्वल टू कितना आ रहा है, x²। ऐसे ही दूसरा ले लेते हैं, x² + 1 ले लिए। अब x² + 1 ले लिए तो ये कितना आ गया हमारा, इसका भी 2x आ गया। लेकिन जैसे ही इंटीग्रेशन करते हैं इसका, तो 2x का इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ 2x dx होगा, और इधर हो जाएगा x² + 1 d आ जाएगा, तो ये d हट जाएगा आपका, मतलब कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा क्या, x² + 1 आ जाएगा। देख लीजिए, फिर आगे करेंगे यहाँ पर, तो d dx, अब x² + 2 का ले रहे हैं, तो इसका यदि डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं फिर भी 2 आ रहा है, 2x आ रहा है। आगे देख रहे हैं तो यहाँ पर 2x dx, और यहाँ पर हो जा रहा है x² + 2 हो जा रहा है। मतलब हम जितने का भी फाइंड कर रहे हैं तो ये देख रहे हैं हम कि इंटीग्रेशन में लेफ़्ट साइड हमारा इक्वल हो रहा है, लेफ़्ट साइड इक्वल है एक दूसरे के, लेकिन राइट साइड में क्या है, इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। अनइक्वल क्या है कि फर्स्ट आपका पहला वाला तो इक्वल है, लेकिन आगे जो लास्ट टर्म आ रहा है मीन्स कांस्टेंट टर्म, सिर्फ हम बात करते हैं कांस्टेंट टर्म की, तो कांस्टेंट टर्म हमारा इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल है, लेकिन वह क्या, वो कांस्टेंट है। तो इसीलिए हम किसी भी इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो लास्ट में एक कांस्टेंट c लगाते हैं, जिसे हम आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते हैं, मीन्स अपने से स्विच, अपने से माना हुआ कांस्टेंट हम बोलते हैं। और उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। अब c का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 0 हो या फिर 1 हो, 2 हो, 3 हो, हर जगह आपकी अलग अलग वैल्यू होती है। जैसे सबसे पहले में यदि देखें तो यहाँ c की वैल्यू 0 है, दूसरे में देखें तो c की वैल्यू 1 है, तीसरे में देखो तो c का वैल्यू 2 है। ऐसे हर जगह अलग अलग हमारी वैल्यू है c की, और c का वैल्यू आपका हर जगह अलग होगा। यह c जो है वह क्या है, कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट है तो हम देख लेते हैं थोड़ा सा एक बार फाइनल रिजल्ट इंटीग्रेशन का।
फाइनल देखते हैं तो x टू दी पावर n का अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो यह हो जाएगा x टू दी पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c, ये हमारा होगा इंटीग्रेशन। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन हमारा फाइनल इंटीग्रेशन हो गया। जब तक कांस्टेंट नहीं लगाएंगे तब तक हमारा वह इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट जो लगाते हैं, एक टर्म आपका कांस्टेंट आ रहा है, उसका वैल्यू अलग हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन वह कांस्टेंट आपको लगाना जरूरी है। अब टाइप ऑफ इंटीग्रेशन में आ जाते हैं। टाइप ऑफ इंटीग्रेशन में अगर हम बात करें तो दो टाइप से होते हैं। फर्स्ट जो होता है वह हमारा होता है इनडिफिनिट, यहाँ आप देख सकते हैं तो इनडिफिनिट है इंटीग्रल, एंड सेकंड जो होता है वह हमारा क्या होता है, डिफिनिट इंटीग्रल। तो इनडिफिनिट की अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए एक इंटीग्रेशन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब अपान 3 और प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 और प्लस सी लगाना है, भूलना नहीं है कहीं। तो सी हो गया हमारा, ये इतना इसका इंटीग्रेशन हो गया। लेकिन यह क्या फिक्स है? एक्स तो फिक्स है नहीं, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आपकी 1 कुछ भी हो सकती है, मीन्स ये आपका वेरिएबल है। तो जब यह पूरा फिक्स नहीं आया कुछ, तो इसका मतलब ये क्या है, इनडिफिनिट है। ऐसे आपके सभी फंक्शन मीन्स ऐसे सभी इंटीग्रल्स आपके क्या कहलाते हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रल कहलाते हैं। अब चलिए बात करते हैं डिफिनिट इंटीग्रल की। डिफिनिट इंटीग्रल क्या होता है? डिफिनिट इंटीग्रल, सपोज दैट आप एक ग्राफ ले लिए हैं, अब उसमें आप क्या कर रहे हैं, एरिया फाइंड कर रहे हैं। आपको एरिया इसी बाउंडेड का फाइंड करना है। सपोज दैट यहाँ नंबर है 1 2, यहाँ 3 दे दिया है, मीन्स ये जो लाइन है ये 3 पर है, और यहाँ 4 5 ये 6 पर है। अब 3 और 6 के बीच में इस फंक्शन का आपको क्या एरिया फाइंड करना है। अब आप फाइंड कर रहे हैं जो इस फंक्शन के बीच में जो एरिया आप फाइंड कर रहे हैं उसको आप डिनोट करेंगे। तो कैसे डिनोट करेंगे देख लीजिए आप। इंटीग्रेशन ऑफ y dx कहाँ से कहाँ तक, 3 to 6, मतलब y का जो वैल्यू रखेंगे, मतलब इसको इंटीग्रेट करने के बाद x का जो वैल्यू रखेंगे वह 3 एक बार फाइंड करेंगे, एक बार 6 फाइंड करेंगे। और इंटीग्रेशन में अगर पुट करना है तो आप उसको एक लोअर लिखेंगे, जो लोअर है मीन्स जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसको नीचे लिखेंगे, और जो हाईएस्ट है उसको ऊपर लिखेंगे। और इसको अप्लाई कैसे करते हैं? अप्लाई करते हैं जैसे मान लीजिए y आपका फंक्शन है कोई, तो यह 3 और 6 हो गया, y आपका f(x) है और dx है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका f(6) माइनस f(3), ये आपका इसका वैल्यू होगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पहले करते हैं, ठीक है। ऐसे वैल्यू जो फाइंड करते हैं वह हमारा पूरा एरिया आ जाता है इस कर्व का, और ये पूरा एरिया आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा डिफिनिट इंटीग्रल। ये पूरा नंबर में आ रहा है वैल्यू, इसलिए हमारा क्या हो गया डिफिनिट इंटीग्रल। तो ये दोनों इंटीग्रल्स आपको समझ में आ गए हैं। अब देखिए आगे थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं किस पे, अपने एनसीईआरटी पे। तो ये हमारा देखिए साइन एक्स का कॉस एक्स जैसा हमने बता दिया, एक्सपोनेंशियल भी आपको बता दिया, आर्बिट्री कांस्टेंट होता है सी, ठीक है, इसे पैरामीटर भी बोलते हैं। चलिए आगे हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ये नोटेशन है हमारा, जैसा सभी नोटेशन पे हमने आपको बता दिया, ये इंटीग्रेशन का नोटेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का है, या एफ एक्स जो है फंक्शन इंटीग्रेंट का है, एक्स इन द एफ एक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन का है, इंटीग्रेट का फाइंड द इंटीग्रेशन है, इन इंटीग्रल ऑफ, ये सभी हमारे क्या हैं साइन है। तो इस साइन को आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब डेरिवेटिव जैसा हमने बताया ये सभी आपके डेरिवेटिव हैं। डेरिवेटिव का इन्वर्स क्या होता है आपका, इंटीग्रल्स होता है। इंटीग्रल का इन्वर्स आप डेरिवेटिव बोल सकते हैं। अगर इंटीग्रल कोई दिया है तो उसको अगर डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं तो हमारा देखिए, अगर कोई डिफ्रेंशिएशन है और जैसे मान लीजिए कि आपको बताया गया है यहाँ एक्सपोनेंट का, तो एक्सपोनेंट का अगर हम डिफ्रेंशिएशन जानते हैं, ई पावर डेरिवेटिव क्या होता है, ई पावर एक्स होता है। तो ई पावर एक्स का
इंटीग्रेशन भी क्या होगा, ई पावर एक्स ही होगा, क्योंकि ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स ही है। तो एक्सपोनेंशियल सीरीज़ का ऐसे हो जाएगा आपका। ये हमने आपको डिस्कस कर दिया। शिफ्टिंग वाई कोऑर्डिनेट देखिए कैसे शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पर सभी आप टेंजेंट ही फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे आपका इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट यहीं पर आर्बिट्री कांस्टेंट जो यूज़ किए हैं वह यहीं पर हम यूज़ किए हैं। तो ये टोटल टॉपिक हमारा डिस्कस हो गया। सम